जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है सेंटर फॉर एम्बिशन में। आई एम अंशुल शर्मा, योर फैकल्टी एंड मेंटोर एट सेंटर फॉर एम्बिशन। आज के न्यूज़पेपर में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल आया है जो कि हमारे आने वाले प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। You can see a question on in mains examination also, but prelims के perspective से ये बहुत ज़्यादा important हो जाता है। And the topic is the removal of the election commissioner of India. भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो हैं उनके रिमूवल का प्रोसेस आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ये न्यूज़ में है और ये पूरा प्रोसेस हम आज में डिटेल में समझेंगे कि ईसीआई का ऑफिस क्या होता है, कौन से आर्टिकल से गवर्न होता है, इसके कौन से नुआंसेस हैं। जो कि न्यूज़पेपर का जो आर्टिकल निकला है दैट इज़ वेरी वेल रिटन आर्टिकल, बहुत ही सुंदर और इन डिटेल्ड और क्लियर एस्पेक्ट्स में वो आर्टिकल डिफाइंड है। तो आज की वीडियो में सिर्फ हम कॉन्सेप्ट्स ही नहीं समझने वाले, हम ये भी देखेंगे कि किस तरह से आर्टिकल्स को पढ़ा जाता है और किस तरह से अच्छे आर्टिकल्स हमें अच्छी आंसर राइटिंग सिखाते हैं। दैट इज आवर मेन मोटो ऑफ टुडेज वीडियो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ईसीआई रिमूवल क्या पॉसिबल है, नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से प्रोविजंस इस चीज में डील करते हैं, ये हम पूरा देखने वाले हैं। उससे पहले एक 2 मिनट की इंफॉर्मेशन है आप सभी के लिए। एंड द इंफॉर्मेशन इज हमारा नया फाउंडेशन कोर्स दैट इज आधारशिला लॉन्च हो रहा है एंड इट्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1 मई 2026। 1 मई 2026 से हमारा नया फाउंडेशन बैच आधारशिला जो फाउंडेशन कोर्स है, जो कि आफ्टर 12th के स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली डिजाइंड है, स्पेशली क्यूरेटेड। आफ्टर 12th के लिए ये 3 इयर्स का कोर्स होता है, फाउंडेशन कोर्स स्पेशली क्यूरेटेड है, 3 इयर्स इंटीग्रेटेड यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए। क्योंकि आज के टाइम में द डिमांड ऑफ द एग्जामिनेशन इज चेंजिंग, जिसमें आपको जरूरत है कि आप अर्ली स्टार्ट करें। व्हेन यू स्टार्ट अर्ली यू हैव मोर चांसेस ऑफ क्लियरिंग द एग्जाम्स। ठीक है, इसमें आपके कॉन्सेप्ट्स बहुत ज्यादा इनग्रेन्ड हो जाते हैं आपके ब्रेन में। दैट इज व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट। आधारशिला फाउंडेशन कोर्स है हमारा और ये आफ्टर 12th स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली क्यूरेटेड है। ओके, 3 इयर्स का इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है। इसमें 3 दिन का फ्री डेमो है, 3-4 दिन का फ्री डेमो क्लासेस हैं। आप ऑफलाइन सेंटर आइए, आप यहाँ विजिट कीजिए, क्लासेस अटेंड कीजिए, टेक डेमो एंड देन यू कैन डिसाइड इफ यू आर इंटरेस्टेड इन दिस कोर्स। ठीक है, आधारशिला फाउंडेशन कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि यूपीएससी 2027 को हम यहाँ टारगेट करने वाले हैं। जो स्टूडेंट्स एग्जामिनेशन नेक्स्ट ईयर दैट इज 2027 में देने वाले हैं, उनके लिए प्रीलिम्स और मेंस इंटीग्रेटेड कोर्स है। इसके कुछ फीचर्स हैं, 12 मंथ का ड्यूरेशन रहेगा। ये दूसरा कोर्स है, ये फाउंडेशन कोर्स है। फाउंडेशन कोर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1 मई। दूसरा जो हमारा कोर्स है वो 2027 के लिए है। ठीक है, प्रीलिम्स और मेंस स्पेसिफिक इंटीग्रेटेड कोर्स है फॉर द 2027 टारगेटिंग एस्पिरेंट्स। ठीक है, दोनों में आपको फ्री डेमो मिल रहा है। 12 मंथ की इसकी वैलिडिटी है। इसमें जो हमारा स्टैटिक पोर्शन है, जीएस प्लस सीसेट सब कुछ कवर कराया जाएगा। इसमें करंट अफेयर्स भी इंक्लूडेड है और आपको वीकली टेस्ट भी देखने को मिलेंगे। यहाँ पर वीकली आप अपनी जो प्रोग्रेस है उसे भी ट्रैक कर पाएंगे कि आप ऑन रिकॉर्ड चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं। आपको एक बेटर टीम मिलेगी, बेस्ट टीचर्स, बेस्ट फैकल्टीज आपको यहाँ मिलेंगी। आपको एक पीयर ग्रुप मिलेगा जहाँ पर आप लर्न कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। तो प्लीज चेक आउट, ये इंफॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए उन लोगों के साथ जो 12th पास कर चुके हैं या जो लोग नेक्स्ट ईयर का एग्जामिनेशन टारगेट करना चाहते हैं। दिस इज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर यू ऑल। ठीक है, डू चेक आउट दीज कोर्सेज, विजिट आवर ऑफलाइन सेंटर एंड प्लीज चेक देम आउट। सो नाउ लेट्स डेल्व इनटू द आर्टिकल। जो आर्टिकल आज के न्यूज़पेपर में आया है उसे देखते हैं। तो यहां पर बहुत समय से ऑपोजिशन तैयारी कर रहा था एक मोशन ड्राफ्ट करने की, एक ऐसा एड्रेस लाने के लिए इन आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। ऑपोजिशन पार्टी ये कोशिश कर रही थी कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, जो प्रेजेंट में ज्ञानेश कुमार जी हैं, उनके खिलाफ रिमूवल का प्रोसेस यहां लाने की कोशिश की जा रही थी। ठीक है, और वो फाइनली सक्सेसफुल रहा है। नॉट द रिमूवल प्रोसेस बट जो उनका मोशन इंट्रोड्यूस करने का प्रोसेस था। अब ये क्यों था? बिकॉज द ऑपोजिशन
opposition was unhappy with the partisan behavior of the ECI, चीफ इलेक्शन कमिश्नर। ओके, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पार्टीशन बिहेवियर से नाखुश थी जो ऑपोजिशन, जो विपक्ष की हमारी पूरी पार्टीज हैं वो नाखुश थी ईसीई की बहुत सारी ऐसे पार्टीशन बिहेवियर है। फॉर एग्जांपल, जो अभी स्पेशल इंटेंसिव एसआईआर प्रोसेस हुआ जिसमें नेम्स डिलीट हुए, कुछ नेम्स ऐड हुए, एसआईआर के प्रोसेस में यहाँ पर पार्टीशनशिप देखने को मिला। अब ये पार्टीशन या पार्टीशनशिप क्या होती है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। आपका जीएस पेपर 4 एथिक्स एंड इंटेग्रिटी, जीएस पेपर 4 एथिक्स एंड इंटेग्रिटी, ये जो एग्जाम है, ये जो पेपर है GS4 एथिक्स एंड इंटेग्रिटी, इस में यूपीएससी ने एक सिलेबस में एक वर्ड लिखा है नॉन पार्टीशनशिप। यहां पर क्वालिटीज ऑफ अ सिविल सर्वेंट, क्वालिटीज ऑफ अ सिविल सर्वेंट, कि एक सिविल सर्वेंट की क्वालिटीज क्या होती हैं, क्या गुण होते हैं सिविल सर्वेंट की क्वालिटीज में। ठीक है, वहां पर एक क्वालिटी डिफाइन करी है, सिलेबस में मेंशन्ड है, लिखा हुआ है, एंड दैट इज नॉन पार्टीशनशिप। अब ये नॉन पार्टीशनशिप क्या होती है, जो कि इस पूरे मामले से बहुत ही इंटेंसली लिंक्ड है। ठीक है, नॉन पार्टीशनशिप, आप यहां पर ये वर्ड देख पा रहे होंगे, पार्टी, पार्टीशन, पार्टीशनशिप, पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी। यहां पर पार्टीशनशिप का मतलब होता है यदि कोई व्यक्ति किसी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी को फेवर करता है, कोई व्यक्ति किसी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी की आइडियोलॉजी में इंटरेस्ट दिखाता है, कोई पर्टिकुलर व्यक्ति किसी एक पॉलिटिकल पार्टी में रुचि शो करता है, इंटरेस्ट शो करता है, उसे बोलते हैं पार्टीशनशिप। और एक सिविल सर्वेंट का गुण है, सिविल सर्वेंट की एक क्वालिटी है कि उसे, सिविल सर्वेंट को कैसा होना चाहिए, नॉन पार्टीशन होना चाहिए। नॉन पार्टीशन होने का मतलब है आपको किसी विशेष पॉलिटिकल पार्टी की तरफ अपने फेवर्स नहीं रखने हैं, आपको किसी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी को फेवर नहीं करना है, आपको किसी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी की आइडियोलॉजी में इंटरेस्ट नहीं रखना है, आपको किसी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी को फॉलो नहीं करना है, आपको फॉलो करना है संविधान को। यू हैव टू फॉलो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आपको संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखनी है, ये चीज शो करती है नॉन पार्टीशनशिप। ये चीज का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, दिस नॉन पार्टीशनशिप का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है हमारा द स्पीकर ऑफ लोकसभा। ओके, द स्पीकर ऑफ लोकसभा। Although the speaker of लोकसभा belongs to one particular political party, हालांकि लोकसभा के जो स्पीकर हैं वो एक पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते हैं, लेकिन क्या स्पीकर मतलब किसी के प्रति पक्षपाती बिहेवियर रखते हैं? नहीं। जो स्पीकर हैं उनका निष्पक्ष बिहेवियर होता है, नॉन पार्शियल बिहेवियर होता है दोनों की तरफ, रूलिंग पार्टी एज वेल एज ऑपोजिशन। जो रूलिंग पार्टी है और ऑपोजिशन है, दोनों की तरफ वो इक्वालिटी शो करते हैं, जो कि हमारे संविधान के आइडियल्स हैं, आइडियोलॉजी है, उसकी तरफ फॉलो करते हैं। ठीक है, तो यहां पर और एक स्टेप हम आगे बढ़े तो यहां पर अगर हम देखते हैं ब्रिटेन में जो स्पीकर होते हैं हाउस ऑफ कॉमन्स के स्पीकर होते हैं, ही और शी रिजाइंस व्हेन वाइल बिकमिंग अ स्पीकर। जब वो स्पीकर बनते हैं, ब्रिटेन में क्या ये कन्वेंशन फॉलो किया जाता है कि जब स्पीकर बनते हैं,
लोअर हाउस के, हाउस ऑफ पीपल के जब वो स्पीकर बनते हैं तो वो उस पर्टिकुलर पार्टी, जिस पार्टी से वो चुनकर आए हैं, उस पार्टी से रिजाइन दे देते हैं ताकि वो एक निष्पक्ष होकर पूरी संसद को चला सकें, पूरी प्रक्रिया को फॉलो कर सकें। किसी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी विशेष के लिए उनकी रुचि ना रहे, वो किसी का फेवर ना करें, किसी पॉलिटिकल पार्टी की आइडियोलॉजी का फेवर ना करें, इसी क्वालिटी को बोला जाता है नॉन पार्टीशनशिप, जो कि हमारे GS4 के सिलेबस एथिक्स एंड इंटेग्रिटी जो पेपर है हमारा, उसमें वेल डिफाइंड है। अब यहां पर हुआ क्या है, इस पूरे मामले में जो ऑपोजिशन पार्टी है हमारे पार्लियामेंट की, ऑपोजिशन पार्टी का कहना है कि जो प्रेजेंट में चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं ज्ञानेश कुमार जी, इनका नॉन पार्टीशन बिहेवियर नहीं है। चीफ जो हमारी ऑपोजिशन है, विपक्ष की जो पार्टियां हैं, उनका ये आरोप है कि जो हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं उन्होंने पार्टीशनशिप में होकर, उनका बिहेवियर नॉन पार्टीशन है, वो एक पर्टिकुलर पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, ऐसा उनका कहना है। ऐसे यहां पर उन पर एलिगेशंस लगाए गए हैं। जैसे कि यहां पर लिखा है, साइटिंग एग्जांपल्स, जो ऑपोजिशन है, ऑपोजिशन पार्टी ने एग्जांपल्स दिए हैं कि जब वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, केरला, उत्तर प्रदेश में यहां पर एसिमेट्रिकल एनफोर्समेंट, यहां पर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को अलग तरह से लगाया गया। उनका कहना है कि जब उत्तर प्रदेश में चुनाव होते हैं तब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को बहुत लूजली लिया जाता है, और जबकि चुनाव वेस्ट बंगाल में होते हैं तो वही सेम मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का प्रारूप जो है वो बदल दिया जाता है। ऐसे यहां पर आरोप लगाए गए हैं, ठीक है। और इसी के चलते जो ट्विटर है या फेसबुक है, यहां पर भी पोस्ट डाली गई, और ये पूरा जो मामला है ऑपोजिशन ने, जो हमारे सिटिंग CEC हैं ज्ञानेश कुमार जी, उनके खिलाफ यहां पर मोशन लाया गया है राज्यसभा में। ऑपोजिशन पार्टी मूव्स फ्रेश मोशन इन राज्यसभा सीकिंग रिमूवल ऑफ CEC। अब संविधान क्या कहता है, व्हाट डज आवर कॉन्स्टिट्यूशन से एट दिस होल प्रोसेस, हमारा संविधान क्या कहता है, वो पूरा आर्टिकल में यहां पर दिया गया है, ठीक है। नोटिस जो एड्रेस किया गया राज्यसभा में, वो आर्टिकल 324 सब क्लॉज 5 के तहत इंट्रोड्यूस किया गया, ठीक है, विच इज रेड अलोंग विद आर्टिकल 124 सब क्लॉज 4। क्या है ये चीज? सी, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत का संविधान। भारत के संविधान में किस आर्टिकल में जिक्र आता है चीफ इलेक्शन कमीशन का या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का? यहां पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जब बात आती है, ये आती है हमारे आर्टिकल 324 के तहत। आर्टिकल 324 के तहत यहां पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जिक्र आता है हमारे संविधान में। भारतीय संविधान में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो डिफाइंड है वो है आर्टिकल 324 में। उसके बारे में जिक्र है कि कितने इलेक्शन कमिश्नर, एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स होंगे और कुछ हमारे इलेक्शन कमीशंस होंगे। तो यहां पर हम कॉम्पोजिशन की बात करें, कॉम्पोजिशन की अगर हम बात करें तो यहां पर एक हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो होते हैं, और कुछ इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं। अब ये इलेक्शन कमिश्नर्स की जो नंबर है, जो संख्या है, दिस इज डिफाइंड एंड डिसाइडेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। हु डिसाइड्स इट? द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डिसाइड्स कि कितने नंबर ऑफ इलेक्शन कमिश्नर्स होंगे अलोंग विद द चीफ इलेक्शन कमिश्नर। एक मुख्य जो हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, वो तो हमारे संविधान में लिखे हुए हैं कि एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो होंगे वो भारत में कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी पर रहेंगे। उसके साथ कुछ इलेक्शन कमिश्नर्स होंगे टू असिस्ट द चीफ इलेक्शन कमिश्नर, एंड द नंबर, जो संख्या है इलेक्शन कमिश्नर्स की, वो डिसाइड की जाती है प्रेसिडेंट के द्वारा। ओके, प्रेसिडेंट उस पर डिसाइड करते हैं, प्रेसिडेंट ही नॉमिनेट अपॉइंट करते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर को और इलेक्शन कमिश्नर्स को। टेन्योर की अगर हम बात करें तो आर्टिकल 324 कहता है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर का जो टेन्योर रहेगा वो रहेगा 6 इयर्स का, 6 वर्ष या फिर 65 इयर्स। सपोज ज्ञानेश कुमार जी हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं,
या तो वो 6 साल का टेन्योर पूरा कर लें, या फिर अगर उनकी उम्र 65 साल हो चुकी है, 65 ईयर्स हो चुकी है, तो वो ऑटोमेटिकली रिटायर हो जाएंगे इस पोस्ट से। ठीक है, तो जो टेन्योर है 6 ईयर्स और 65 ईयर्स का जो यहां पर टेन्योर रखा गया है, ठीक है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर का। और रिमूवल की भी बात यहां पर करी गई है इस आर्टिकल में, आर्टिकल 324 में। होप ये चीज आपको समझ में आई होगी। ठीक है, अब इसी आर्टिकल का एक क्लॉज है, आर्टिकल 324 क्लॉज 5। आर्टिकल 324 का क्लॉज 5 कहता है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं, हमारे भारत के जो मुख्य इलेक्शन कमिश्नर हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, विल बी रिमूव्ड, उन्हें रिमूव किया जाएगा इन द लाइक मैनर and like grounds as the judges of Supreme Court। क्या है पूरी चीज? आर्टिकल 324 का क्लॉज 5, यहां पर कहा गया है कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं वो कैसे अपने पद से हट सकते हैं। या तो उनका टेन्योर पूरा हो जाए, 6 साल पूरे हो जाएं, या उनकी उम्र जो है 65 ईयर्स क्रॉस कर जाए, या फिर वो अपना रेजिग्नेशन दे सकते हैं प्रेसिडेंट को। ही कैन रिजाइन एंड गिव हिज रेजिग्नेशन टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और एल्स ही कैन बी रिमूव्ड, या उन्हें महाभियोग की प्रक्रिया के तहत अब उनके पद से हटाया जा सकता है। ही कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज सीट। ओके, वो अपनी पोजीशन से रिमूव किया जा सकता है। अब रिमूव करने के लिए संविधान क्या कहता है? आर्टिकल 324 का क्लॉज 5 में लिखा गया है कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं उनको हटाने की प्रक्रिया वही रहेगी जो कि सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने की प्रक्रिया है, और कारण भी वही होंगे जो कि सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने के कारण हैं। होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। ये चीज आपको समझ में आई कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया को हटाने की प्रक्रिया और हटाने के ग्राउंड्स, हटाने के कारण दोनों वही रहेंगे जो कि एक सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने के कारण और जज को हटाने की प्रक्रिया है। ठीक है, ये यहां पर आपको समझ में आया होगा। ये कहता है हमारा आर्टिकल 324 क्लॉज 5। इसके साथ एक लॉ है, देयर इज वन लॉ अलोंग विद इट। लॉ है चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर्स। लॉ है चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर्स एक्ट 2023। इस एक्ट का जो सेक्शन 11 है, इस एक्ट का सेक्शन 11 क्लॉज 2, वो भी यही कहता है कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं उनको कैसे हटाया जाएगा। उनको हटाया जाएगा उस प्रोसेस के थ्रू जैसे सुप्रीम कोर्ट के जजेस को हटाया जाता है, और उन्हीं ग्राउंड्स पर हटाया जाएगा जिन ग्राउंड्स पर सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जाता है। ये तो रही बात चीफ इलेक्शन कमिश्नर की। अब बाकी के इलेक्शन कमिश्नर, जो इलेक्शन कमिश्नर्स हैं, उनको कैसे हटाया जाएगा? चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटाने के लिए संविधान में और एक्ट में लिखी हुई हैं चीजें। संविधान में इलेक्शन कमिश्नर्स को हटाने के लिए लिखा है रिमूव्ड व्हेन एडवाइज्ड बाय द चीफ इलेक्शन कमिश्नर। अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर प्रेसिडेंट को ये एडवाइस करते हैं कि इन इलेक्शन कमिश्नर को हटा दिया जाए, तब उनको हटा दिया जाएगा। तो इलेक्शन कमिश्नर्स को हटाने का प्रोसेस जो है वो बहुत सिंपल है, लेकिन चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटाने की प्रक्रिया जो है वो थोड़ी सी जटिल है। ओके, क्यों जटिल है? क्योंकि वो एक इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। व्हाई इज इट डिफिकल्ट टू रिमूव? क्योंकि ये एक संवैधानिक इंडिपेंडेंट बॉडी है। इट इज एन इंडिपेंडेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। ठीक है, इंडिपेंडेंट और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। कॉन्स्टिट्यूशनल क्यों है? क्योंकि इसका जिक्र आर्टिकल 324 में मिलता है यहां पर। ठीक है, अब हम बात करें कि किस तरह से हटाया जाता है। आपने ये समझ लिया कैसे हटाया जाता है, अब प्रक्रिया क्या है, किस तरह से सुप्रीम कोर्ट के जजेस को हटाया जाता है। तो यहां पर
जो फर्स्ट स्टेप है, स्टेप 1 लिख लेते हैं। पहले स्टेप में द मोशन ऑफ द रिमूवल of CEC can be introduced in either house of the parliament। यहां पर कहा जाता है, जो प्रक्रिया है उसमें सबसे पहली प्रक्रिया यही है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अगर हटाना है तो मोशन को इंट्रोड्यूस किया जा सकता है किसी भी हाउस में, कैन बी इंट्रोड्यूस इन ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा। आप लोकसभा में भी लेकर आ सकते हैं, राज्यसभा में भी लेकर आ सकते हैं। आर्टिकल में लिखा है कि फ्रेश मोशन लाया जा रहा है राज्यसभा में, ठीक है। अगर हमें मोशन इंट्रोड्यूस करना है लोकसभा में, तो लोकसभा में अगर मोशन इंट्रोड्यूस करना है तो इस मोशन को 100 मेंबर्स की 100 एमपीस के सिग्नेचर चाहिए, 100 एमपीस के सिग्नेचर्स चाहिए। और अगर यही मोशन राज्यसभा में इंट्रोड्यूस किया जाएगा तो 50 एमपीस के सिग्नेचर चाहिए। अगर लोकसभा में चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रिमूवल के प्रोसेस के मोशन को इंट्रोड्यूस करना है तो हमें 100 एमपीस के साइन चाहिए। और अगर राज्यसभा में इस मोशन को इंट्रोड्यूस करना है तो हमें कितने एमपीस के साइन चाहिए? सिर्फ 50 एमपीस के साइन चाहिए। 50 एमपीस के साइन यहां पर मिल चुके हैं और ये मोशन राज्यसभा में इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। होप दिस थिंग इज क्लियर। दिस इज स्टेप 1। अब हम बात करते हैं स्टेप 2 की। अब इसके बाद क्या होता है? नाउ इट इज प्रेजेंट द मोशन इज सबमिटेड टू द चेयर ऑफ द हाउस। जो हाउस है उसकी चेयर को यह मोशन सबमिट किया जाएगा। अगर लोकसभा है तो स्पीकर को दिया जाएगा और राज्यसभा है तो चेयरमैन को दिया जाएगा। एंड द चेयर कैन आइदर एक्सेप्ट और रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द मोशन। चेयर जो स्पीकर हैं या चेयरमैन हैं वो या तो उस मोशन को एक्सेप्ट कर सकते हैं या रिफ्यूज कर सकते हैं। ओके, एंड द चेयर may refuse to accept the motion. Okay, the chair may refuse to accept the motion। वो मना भी कर सकते हैं, जैसा कि आप यहां देख पा रहे हैं। यहां लिखा है कि मार्च 15 को भी मार्च 12 को सबमिट किया गया था मोशन, जो कि हमारे चेयर हैं, दोनों हाउसेस की चेयर ने उस मोशन को एक्सेप्ट नहीं किया था। ठीक है, तो दूसरी प्रक्रिया, पहले तो आप एमपीस के साइन लेंगे। लोकसभा में इंट्रोड्यूस करना है तो 1000 एमपीस के साइन चाहिए, राज्यसभा में इंट्रोड्यूस करना है तो 50 एमपीस के साइन चाहिए। आपको एमपीस के साइन मिल गए, उसके बाद आपने मोशन जो है चेयर को सबमिट कर दिया, लोकसभा के केस में स्पीकर को, राज्यसभा के केस में चेयरमैन को। अब चेयरमैन एक्सेप्ट भी कर सकते हैं और रिफ्यूज भी कर सकते हैं। दैट इज द डिस्क्रिशन ऑफ द चेयर। ठीक है, नाउ मूविंग अहेड, कमिंग टू स्टेप 3। स्टेप 3, इन केस अगर ये मोशन एक्सेप्ट हो जाता है, इन केस मोशन इज एक्सेप्टेड बाय द चेयर, देन अगर मोशन एक्सेप्ट कर लिया जाता है, देन एन इंक्वायरी कमिटी इंक्वायरी कमिटी इज फॉर्म्ड। अगर मोशन को स्वीकृत कर लिया जाता है, स्वीकार कर लिया जाता है, तो अब एक इंक्वायरी कमिटी का गठन होगा, एक निरीक्षण कमिटी का गठन होगा, जिसमें जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट या चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट और एमिनेंट ज्यूरिस्ट होते हैं जनरली। इसका कोई स्ट्रॉन्ग प्रावधान नहीं है। जनरली इंक्वायरी कमिटी में कौन होते हैं? जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट,
Chief Justice of a High Court and a distinguished jurist. अब ये इन्वेस्टिगेट करेंगे, ये इंक्वायर करेंगे कि क्या जो एलिगेशंस लगाए गए हैं, रिमूवल का प्रोसेस जो चलाया गया है, क्या ये सही है या नहीं है। ठीक है, यहां पर ये चीज चेक की जाती है। अब इसके बाद स्टेप 4 में क्या होता है? स्टेप 4, इफ द इंक्वायरी कमिटी finds द चीफ इलेक्शन कमिश्नर गिल्टी, अगर ये इंक्वायरी कमिटी बोल देती है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर गिल्टी हैं, उनके खिलाफ जो मोशन लाया गया है वो सही लाया गया है, उनके खिलाफ जो चार्जेस लगाए गए हैं हटाने के लिए वो सही हैं, तो यहां पर क्या होगा? स्टेप 5 में स्टेप 4 यहीं पर कंटिन्यू होगा। अगर ये गिल्टी पाए जाते हैं, देन द मोशन इज पुट टू वोट। मोशन इज पुट टू पार्लियामेंट्री वोटिंग। पार्लियामेंट में वोटिंग के लिए ये चला जाएगा और दोनों हाउसेस में इसे पास कराना होगा विद अ स्पेशल मेजॉरिटी। ठीक है, इट हैज टू बी पास्ड बाय अ स्पेशल मेजॉरिटी। Special majority in both the houses of the parliament. Both the houses of the parliament. जो संसद के दोनों भवन हैं उनमें स्पेशल मेजॉरिटी। अब स्पेशल मेजॉरिटी क्या होती है? स्पेशल मेजॉरिटी होती है आपकी 2/3 ऑफ द मेंबर्स, 2/3 ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। प्रेजेंट एंड वोटिंग, जो प्रेजेंट हैं और वोट कर रहे हैं उनके 2/3 मेजॉरिटी होगी, उसे स्पेशल मेजॉरिटी बोला जाता है। लोकसभा और राज्यसभा दोनों में आपको स्पेशल मेजॉरिटी से पास कराना पड़ता है। अगर स्पेशल मेजॉरिटी से ये मोशन पास हो जाता है लोकसभा राज्यसभा में दोनों में, तब स्टेप 5 आता है और स्टेप 5 है आपका प्रेसिडेंशियल ऑर्डर। presidential order to remove the CEC। जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं उनको रिमूव करने के लिए प्रेसिडेंशियल ऑर्डर यहां पर आ जाता है। क्यों प्रेसिडेंशियल ऑर्डर क्यों आता है? क्योंकि वो अपॉइंट किए गए हैं प्रेसिडेंट के द्वारा। होप दिस थिंग इज क्लियर। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट चीज है जो लिखा हुआ है आर्टिकल 324, आर्टिकल 124 में। ठीक है, यहां पर आप एक बार देख सकते हैं, यू कैन गो थ्रू दिस। यहां पर एक चीज बताई गई थी आपको कि आर्टिकल 324 को पढ़ा जाएगा आर्टिकल 124 के तहत। मतलब आर्टिकल 324 सब क्लॉज 5 कहता है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को उसी बेसिस पे हटाया जाएगा जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के जजेस को हटाया जाता है। अब सुप्रीम कोर्ट के जजेस को हटाने की प्रक्रिया लिखी है आर्टिकल 124 क्लॉज 5 में। आर्टिकल 124 क्लॉज 4, ओके, 124 क्लॉज 4। अब यहां पर ये प्रक्रिया भी लिखी है, इसके साथ साथ यहां पर कुछ कंडीशंस भी लिखी हैं। अब कंडीशंस की हम बात करें तो देयर आर 2 कंडीशंस दैट आर मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस के लिए भी हैं, हाई कोर्ट के जजेस के लिए भी हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए भी हैं। किस बेसिस पर हटाया जाता है? 2 कारण हैं जिन ग्राउंड्स पर हटाया जाता है। ग्राउंड्स फॉर रिमूवल, ग्राउंड्स फॉर रिमूवल ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर। जो ग्राउंड्स हैं रिमूवल के वो क्या हैं? पहला है प्रूव्ड मिसबिहेवियर, और दूसरा है इनकैपेसिटी। इनकैपेसिटी मतलब कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है वो
सक्षम नहीं है, इनकैपेबल हैं, अपनी जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, ऑफिशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज उनको दी गई हैं, उन्हें निभाने में वो सक्षम नहीं है। और क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उनकी? उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं कि भारत में फ्री और फेयर इलेक्शंस कराए जाएं, फ्री और फेयर इलेक्शंस कराए जाएं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया किस किस के इलेक्शन कराता है? लोकसभा के इलेक्शंस कराता है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के इलेक्शन कराता है, प्रेसिडेंट के चुनाव कराए जाते हैं एंड द वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव। पंचायत और म्युनिसिपैलिटी के चुनाव कौन सी बॉडी कराती है, ये आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ओके, इनकैपेसिटी का मतलब आपको समझ में आएगा। प्रूव्ड मिसबिहेवियर कि कुछ ऐसा व्यवहार है चीफ इलेक्शन कमिश्नर का जो कि एक सिविल सर्वेंट का या जो कि एक ऑफिसर का नहीं होना चाहिए, जैसा कि हमने वीडियो के स्टार्टिंग में समझा, पार्टीशनशिप या नॉन पार्टीशनशिप जिसे हमने कहा, रिक्वायर्ड है नॉन पार्टीशन होना ही। लेकिन यहां पर क्या है, किस बेसिस पर इंट्रोड्यूस किया गया है ये मोशन? ये मोशन इंट्रोड्यूस किया गया है कि यहां पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर का जो बिहेवियर है वो पार्टीशन है। ओके, पार्टीशन मैनर यहां पर साफ साफ लिखा है। द ऑपोजिशन पार्टी मूव्ड अ फ्रेश बिल, फ्रेश नोटिस पास दिया गया है राज्यसभा में चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटाने का। उन पर आरोप लगाए गए हैं कि वो पार्टीशन मैनर में बिहेव कर रहे हैं, वो एक पर्टिकुलर विशेष पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं और दूसरी पार्टी का अहित चाह रहे हैं। इस बात पर यहां पर यह मोशन पास किया गया है। ठीक है, तो यहां पर प्रूव्ड मिसबिहेवियर के केस में यह मोशन लाया गया है। दूसरा जो ग्राउंड है वो होता है इनकैपेसिटी का ग्राउंड। आपने ये पूरा समझ लिया होगा। दिस होल प्रोसेस मस्ट बी क्लियर टू यू। ठीक है, सारे जो प्रोसेस हैं वो आपको समझ में आए होंगे। एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। स्टेप 1 में यही है कि अगर हमें हटाना है चीफ इलेक्शन कमिश्नर को तो किसी भी हाउस में हम उस मोशन को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। लोकसभा के केस में 100 एमपीस के साइन के साथ मोशन को इंट्रोड्यूस किया जाता है, राज्यसभा में 50 एमपीस के साइन के साथ। मोशन को हटा, फिर साइन मिलने के बाद इस मोशन को सबमिट किया जाता है चेयर ऑफ द हाउस। लोकसभा के केस में स्पीकर को, राज्यसभा के केस में चेयरमैन को। चेयर कैन एक्सेप्ट और कैन रिफ्यूज ऑल्सो। ठीक है, चेयर जो है रिफ्यूज भी कर सकती हैं एक्सेप्ट करने से, जैसे पहले केस में किया था, दूसरे केस में एक्सेप्ट। ठीक है, इसके अलावा तीसरे केस में होता है अगर एक्सेप्ट हो जाता है ये मोशन चेयर के द्वारा तो एक इंक्वायरी कमेटी बनाई जाती है और इंक्वायरी कमेटी फिर चेक करती है क्या जो एलिगेशंस लगाए गए हैं, जो आरोप लगाए गए हैं, क्या वो सत्य हैं या असत्य हैं। ठीक है, तो यहां पर जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट लिए जाते हैं। अगर इंक्वायरी कमेटी पाती है अपनी इंक्वायरी में कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है वो गिल्टी है, उनके खिलाफ जो आरोप लगाए गए हैं वो सही हैं, तो यहां पर फिर ये मोशन को पार्लियामेंट्री वोटिंग के लिए भेज दिया जाता है। लोकसभा, राज्यसभा में अलग अलग वोटिंग कराई जाती है और बिल जो है, जो मोशन जो है, उसे पास कराना होता है 2/3 ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट इन वोटिंग, जिसे बोलते हैं स्पेशल मेजोरिटी। स्पेशल मेजोरिटी से यहां पर पास कराया जाता है। उसके बाद अगर ये बिल पास हो जाता है, दिस बिल इज पास, तो प्रेसिडेंट एक ऑर्डर पास करते हैं कि द चीफ इलेक्शन कमिश्नर इज रिमूव्ड फ्रॉम द ऑफिस। रिमूव करने के जो प्रोसेस हैं, रिमूव करने के जो ग्राउंड्स हैं वो कौन कौन से हैं? प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। ठीक है, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कराती है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, किसके? लोकसभा के, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। क्वेश्चन का आंसर आपको देना है कि म्युनिसिपैलिटीज और पार्लियामेंट के इलेक्शंस कौन सी बॉडी कराती है। प्लीज मेंशन दैट इन द कमेंट सेक्शन। आइए एक पीवाईक्यू सॉल्व कर लेते हैं यूपीएससी का। 2027 का पीवाईक्यू है। ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है यहां पर। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। जो नीचे कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, 3 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, इन पर आपको विचार करना है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज अ 5 मेंबर बॉडी। जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है ये 5 सदस्य की बॉडी है, 5 मेंबर बॉडी है। भारत का निर्वाचन आयोग 5 सदस्यीय निकाय है। क्या हमने ऐसा पढ़ा 5 सदस्यीय निकाय है या नहीं है? इज दिस स्टेटमेंट करेक्ट और नॉट? ठीक है, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स डिसाइड द इलेक्शन शेड्यूल फॉर द कंडक्ट ऑफ बोथ जनरल इलेक्शन एंड बाय इलेक्शंस। जो होम अफेयर्स की मिनिस्ट्री है केंद्र सरकार की, वो इलेक्शन शेड्यूल बनाती है कि जनरल इलेक्शन, जो लोकसभा के इलेक्शंस होने वाले हैं, वो किस शेड्यूल से होंगे। क्या ये काम मिनिस्ट्री करती है या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करता है? संघ का गृह मंत्रालय आम चुनाव और उपचुनाव दोनों के लिए चुनाव कार्यक्रम तय करता है। कौन तय करता है चुनाव? अगर यूनियन मिनिस्ट्री करती है तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का क्या काम है फिर?
Third is election commission resolves the disputes relating to the splits mergers of recognized political parties. निर्वाचन आयोग मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के विभाजन विलय से संबंधित विवाद निपटाता है. निर्वाचन आयोग जो इलेक्शन कमीशन है वो डिसाइड करता है कि पॉलिटिकल पार्टीज में से अगर कोई छोड़ के जा रहा है, जैसे अभी हाल ही में राघव चड्ढा जी ने एक पॉलिटिकल पार्टी छोड़ के दूसरी पॉलिटिकल पार्टी चूज कर ली, वहां पे क्या एंटी डिफेक्शन लगेगा, नहीं लगेगा. 2/3 लोगों ने छोड़ी है तो नहीं लगेगा, अकेले छोड़ी है तो एंटी डिफेक्शन का प्रावधान यहां पर आ जाता है 10th शेड्यूल का. तो ये सारी जो चीजें हैं, ठीक है. हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, एंटी डिफेक्शन जो 10th शेड्यूल है उस पर जो डिसीजन होता है वो होता है स्पीकर का. लेकिन बाकी जो भी चुनाव होते हैं, प्रेसिडेंट्स के जो डिस्प्यूट्स होते हैं या बाकी डिस्क्वालिफिकेशंस की चीजें होती हैं, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया तय करता है. तो क्या होगा इसका आंसर? 1 and 2 ओनली, 2 ओनली, 2 and 3 ओनली या 3 ओनली? हमने देख लिया, हमने ऐसा कुछ नहीं पढ़ा कि 5 मेंबर बॉडी है, 5 सदस्यीय बॉडी नहीं है, तो 1 को हटा दीजिए, एक ऑप्शन ही एलिमिनेट हुआ यहां से. दूसरा, इलेक्शन कमीशन डिसाइड नहीं करता है, 2 इज रॉन्ग. द आंसर इज 3. होप आपको ये चीज समझ में आई होगी कि किस तरह से अप्रोच किया जाता है, इंटीग्रेटेड वे में किस तरह से पढ़ा जाता है. दिस वाज ऑल इन दिस होल लेक्चर. बहुत इजी आसान शब्दों में मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है. आई हैव ट्राइड टू एक्सप्लेन दिस थिंग्स टू यू इन अ वेरी इजी मैनर. होप आपको समझ में आया होगा. इन केस अगर नहीं समझ में आया है, एक बार वीडियो को रिवाइंड करके दोबारा से देखिए. इन केस दोबारा आपके पास कोई भी क्वेरी रह जाती है, कोई भी डाउट रह जाता है, प्लीज मेंशन दैट इन द कमेंट सेक्शन. Keep learning, keep shining. Thank you so much everyone. Jai Hind, Jai Bharat.